हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज मोशन इन अ प्लेन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5, a particle moves in xy plane with a constant acceleration 10, 4. At time t, its coordinate are 20, y naught. The values of t and y naught. एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। कहां से स्टार्ट किया है? ओरिजिन से। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 5 जे कैप। एक्स कंपोनेंट है नहीं है, वाई कंपोनेंट बस है। एक्सीलरेशन का दोनों कंपोनेंट है, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। टी इक्वल टू टी पे एक्स कोऑर्डिनेट 20 है और वाई कोऑर्डिनेट वाई नॉट है। तो आपसे वो टाइम टी पूछा गया है और ये वाई नॉट पूछा गया है कि नहीं? जब भी हम क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन का करते हैं तो हम करते क्या है कि इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। ये आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सिखाया गया था कि किसी वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़कर सवाल कर सकते हैं। तो जब भी मोशन इन अ प्लेन का बात होगा तो सबसे इजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ लें। अब जरूरी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट इधर ही होगा, वाई कंपोनेंट इधर ही होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक्स इधर भी हो सकता है, वाई इधर भी हो सकता है। याद करो, एक प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हो तो ऐसे तो आप एक्स को इधर मानते हो और वाई को इधर मानते हो। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब क्या है कि ये वाला कंपोनेंट इस पे डिपेंड नहीं करेगा और ये वाला कंपोनेंट इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका कंपोनेंट इधर 0 होगा और इसका कंपोनेंट इधर 0 होगा, है कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब सोचो, जैसे ही कंपोनेंट में हम तोड़ लिए तो वो दो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। इसका मतलब मोशन इन अ प्लेन सॉल्व करने का मतलब क्या है? आप दो बार स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं और वो दो बार स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके लास्ट में आप उसको जोड़ लो, कंबाइन कर लो, है कि नहीं? तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन है एट t इक्वल टू 0 क्या है? आर इनिशियल 0 आई कैप 0 जे कैप। क्यों? स्टार्ट किया है ओरिजिन से। व्हाट इज यू इनिशियल? तो यू इनिशियल दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 जे कैप। एक्सीलरेशन है कांस्टेंट 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप। टी इक्वल टू टी पे दैट इज फाइनल पोजीशन दिया हुआ है 20 आई कैप वाई नॉट जे कैप। मोशन इन अ प्लेन है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। एक्स इनिशियल यू एक्स ए एक्स एक्स फाइनल। सिमिलरली वाई इनिशियल यू वाई ए वाई और वाई फाइनल। अभी इनिशियली आपको ये लिखना पड़ेगा, जब स्टार्टिंग में सॉल्व करते होगे तो बाद में तो मन में ही सब कुछ हो जाता है। क्यों लिखने का जरूरत है सर? सब कुछ हमको यहीं से दिख रहा है। तो बताओ, यहाँ पे एक्स इनिशियल क्या है? 0। वाई इनिशियल क्या है? 0। यू एक्स क्या है? सिर्फ वाई कंपोनेंट है तो ये 0 और ये क्या हो गया? 5। एक्स कंपोनेंट क्या है एक्सीलरेशन का? 5। वाई कंपोनेंट क्या है? सॉरी, एक्स कंपोनेंट है 10। 10। वाई कंपोनेंट क्या है? 4। इसका एक्स कंपोनेंट क्या दिया हुआ है? 20। वाई कंपोनेंट क्या है? वाई नॉट। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे टाइम और उस टाइम को हम वाई डायरेक्शन में यूज कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? तो सुने। सोचो कोई पार्टिकल इधर जा रहा है
मानो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसका हम ले लिए एक्स कंपोनेंट। मानो लगा 2 सेकेंड जाने में, एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लगा, तो अगर इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और वाई कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा। तो सोचो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकेंड लगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी 2 सेकेंड लगा। चल एक्चुअली इधर रहा है, लेकिन इसको हम 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद फिर लास्ट में जोड़ लेंगे। तो सोचो अगर इसको इधर जाने में 2 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकेंड, मतलब यहाँ का टाइम इसमें यूज करते हैं, यहाँ का टाइम इसमें यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ध्यान से, तो कौन सा इक्वेशन यूज करे सर? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करे? यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है और टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक ही इक्वेशन में आता है। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो 20 माइनस 0 20। व्हाट इज यू एक्स? 0। ए एक्स क्या है? तो 10। टाइम तो निकालना ही है, यहाँ से ये कैंसल, इसका मतलब टी स्क्वायर कितना आ गया? 4। इसका मतलब टी कितना आ गया? 2 सेकेंड। टी हमारा 2 सेकेंड आ गया। अब इस टाइम को हम इधर यूज करेंगे। सोचो यहाँ भी लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें वाई नॉट निकालना है, तो पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट में ही छुपा होता है और टाइम का भी यूज करना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम एक ही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई? वाई नॉट माइनस 0 वाई नॉट। यू वाई क्या है? 5। 5 इंटू 2। ए वाई क्या है? 4। 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 10, ये 2 टाइम्स तो आ गया 8, तो वाई नॉट आ गया 18। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, टाइम 2 सेकेंड, वाई नॉट 18। क्या किए हम? सिंपली 2 डायरेक्शन में तोड़ लिए, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम एक्स में क्या किए? टाइम निकाल करके वाई में यूज कर लिए। कितना सा काम किए? हर एक मोशन इन अ प्लेन के सवाल में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब मोशन इन अ प्लेन का मतलब है 2 बार स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना, नथिंग एल्स। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे कमांड है तो अपने मन में कॉन्फिडेंस रखें कि मोशन इन अ प्लेन पे भी कमांड कर सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 46 तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था और क्वेश्चन नंबर 47 से मोशन इन अ प्लेन, एक ही चैप्टर था काइनेमेटिक्स। 46 तक स्ट्रेट लाइन, 47 से मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? A particle moves such that its position vector, ये पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है जहां पे ओमेगा एक कांस्टेंट है और टी टाइम है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए ट्रू है? तो चारों ऑप्शन को पढ़े। V and A both are parallel to R. V is perpendicular to R and A is directed away from the origin. V and A both are perpendicular to R. V is perpendicular to R and A is directed towards the origin. कहीं पैरेलल का बात किया है, कहीं एंटी पैरेलल का बात किया है, कहीं परपेंडिकुलर का बात किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम डॉट प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। 2 वेक्टर को पैरेलल एंटी पैरेलल का बोल सकते हैं अगर उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आर दिया हुआ है
एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। पहले ये काम कर लेते हैं। तो R इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा कॉमन लो तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा एक्सीलरेशन। तो ओमेगा तो यहां से कॉमन ही है, तो यहां से आ गया साइन का कॉस माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहां से कॉस का माइनस साइन तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, यहां होगा आई कैप। फिर ओमेगा कॉमन लो तो माइनस ओमेगा कॉमन ले लिए तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। जैसे ही आपने ये सॉल्व किया आपको लगा अरे ये और ये तो बराबर है, इट मीन्स वी कैन राइट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पोजीशन वेक्टर। अब आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि अगर ये टर्म निगेटिव है इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा। ए इक्वल टू लेमडा बी, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो दोनों पैरेलल, लेमडा नेगेटिव है तो दोनों एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहां से हम लोग कि ए एंड आर आर एंटी पैरेलल। एक चीज तो आ गया। थोड़ा आर और वी को चेक करते हैं। देखते लग रहा है कि दोनों ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल। पैरेलल होता तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव दिखता। अगर एंटी पैरेलल होता तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिखता। कुछ इस टाइप का लगता। एक बार थोड़ा डॉट चेक करते हैं। तो चेक करते हैं आर डॉट वी क्या आता है। आर डॉट वी लिखें तो ओमेगा तो आ गया कॉमन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इसका मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा तो कॉमन है, कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, यहां माइनस साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आपको देख के लगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एक माइनस एक प्लस, कैंसल आउट, ये हो गया जीरो। ये जीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि आर इज परपेंडिकुलर टू वी। इतना तो बोल दी, डॉट प्रोडक्ट जीरो आया है। और चेक करते हैं थोड़ा, हम वी और ए को चेक करते हैं। तो देखो ए डॉट वी लेकर देखो, तो देखो यहां से दिस इंटू दिस। पहले एक काम करो, हाँ दिस इंटू दिस तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और दिस इंटू दिस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, जीरो है कि नहीं। तो ये भी आ गया जीरो। इसका मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सिंपली मानो ये एक्स ये वाई ये और ये एक्स, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी क्या आया है, वेलोसिटी है आर के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी इधर आया है। उसके बाद एक्सीलेशन क्या है, एक्सीलेशन है आर के एंटी पैरेलल, तो एक्सीलेशन इधर आ गया। अब सारा ऑप्शन चेक, देखो ए और बी परपेंडिकुलर, देखो यहाँ दिखा ए और बी परपेंडिकुलर है। अब सारा ऑप्शन चेक करो, V एंड A बोथ आर पैरेलल टू आर। V कहाँ पैरेलल है सर,
तो गलत। V is perpendicular to R and हाँ V perpendicular to R तो है सर, and A is directed away from origin। सर A is towards origin है सर, अगर ये origin है तो किस वाले से, इस वाले से। अगर ये A है away from origin तो ये towards origin, because both are anti parallel। ऑप्शन सी को चेक कर लो, V and A both are perpendicular to R। सर V तो परपेंडिकुलर है लेकिन A परपेंडिकुलर नहीं है। ऑप्शन डी चेक करो, V is perpendicular to R, बिल्कुल सही, एंड A is directed towards origin, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही है कि नहीं। तो सिंपल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करना था और इस सवाल में कुछ है ही नहीं। अब देखो, जिस बच्चे का पूरा 11 पढ़ा हुआ है उसको मालूम तुरंत चल गया, अरे ये तो सर्कुलर मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इतना ड्रामा क्यों किए, इसको तो हम 10 सेकेंड के अंदर कर देंगे सर। सीधा इसको बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा सर, और सिर्फ ए सेंट्रीपिटल होगा सर तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। आ गया आंसर। तो ये है मेथड सेकेंड, है कि नहीं। तुरंत आप इतना ड्रामा क्यों किए सर। तो मेथड सेकेंड क्या है, तो मेथड सेकेंड है सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। अब देखो सर्कुलर मोशन में क्या है, अगर सर्कुलर ये एक्स और ये वाई, मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, ओमेगा से घूम रहा है, ये थीटा क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा ओमेगा इंटू टी आ गया। तो देखो ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट किसी टाइम टी पे, तो ये आ गया वाई और ये आ गया एक्स। रेडियस है 1, देख के लग रहा है यहाँ रेडियस है 1, तो एक्स कंपोनेंट आ गया 1 कॉस ओमेगा टी, ये वाला कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट आ गया वाई इक्वल टू इसका कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, तो 1 साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। सीधा देख के लग रहा है। अब सोचो, अगर अब बच्चों को लग रहा है कि सर ये टेंजेंशियल चेक करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं, क्योंकि हम आप सीधा बोल रहे हो कि जो एक्सीलरेशन है टुवर्ड सेंटर है, ये टुवर्ड सेंटर तब होगा जब ये टेंजेंशियल 0 हो, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल है। तो हम ये आपको ये प्रूफ कर देंगे कि वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट। एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, स्क्वायर का अंडर रूट, तो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो हो गया 1, तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, तो आ गया ओमेगा। वेलोसिटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, आर है 1। तो सर ये तो कांस्टेंट है सर, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट दिया हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ए टेंजेंशियल है 0, इसका मतलब सिर्फ ए सेंट्रीपिटल है, तो वेलोसिटी तो इधर ही होगा सर और ए इधर होगा। इतना कुछ करने का ही नहीं था। अगर आपका सर्कुलर मोशन सही से पढ़े हो तो 2 से 3 सेकेंड और बस ऑप्शन पढ़ने का देर है, टिक मारने में देर नहीं लगेगा। अगर यही पहला ऑप्शन होता तो पहले पे ही टिक मार देते। बी ऑप्शन दिया हुआ है तो ए बी सी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये था मेथड सेकेंड, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, ओरिजिन से स्टार्ट करता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ बस एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल दिया हुआ, हाँ निकला है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज 32। इसके पहले के पहले वाला सवाल, आज का पहला सवाल बोला है अगर y कोऑर्डिनेट 32 है तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंपल, गिवन लिख लो सबसे पहले, क्या है भाई, t इक्वल टू 0 पे
व्हाट इज आर इनिशियल, ओरिजिन से है 0 आई कैप 0 जे कैप। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप, वाई कंपोनेंट है ही नहीं। व्हाट इज एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, दोनों कंपोनेंट है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। व्हाट इज आर फाइनल टी इक्वल टू टी पे क्या दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है तो ये मान लो एक्स आई कैप, और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है 32 जे कैप। कोई काम, एक्स को अलग देखेंगे और वाई को अलग देखेंगे। एक्स इनिशियल वाई इनिशियल, यू एक्स यू वाई, ए एक्स ए वाई, एक्स फाइनल वाई फाइनल। व्हाट इज एक्स इनिशियल 0, व्हाट इज वाई इनिशियल 0, व्हाट इज यू एक्स 3, व्हाट इज यू वाई 0, कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट 6, व्हाट इज वाई कंपोनेंट 4, व्हाट इज एक्स कंपोनेंट एक्स, व्हाट इज वाई कंपोनेंट 32। अब देखिए यहाँ पे सारी कहानी यहाँ दिया हुआ है, मतलब इस वाले इक्वेशन से हम टाइम निकालेंगे वाई डायरेक्शन के हेल्प से और एक्स में यूज करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन लिखे सर, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और टाइम निकालना है डिस्प्लेसमेंट को यूज करके। तो एक ही इक्वेशन बचता है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। सर ये क्यों लगाए हैं सर, क्योंकि एक्सीलरेशन है कांस्टेंट एक्स में भी और वाई में भी। एस वाई कितना हो गया 32 माइनस 0 32, यू वाई क्या है 0, इक्वल टू हाफ ए वाई कितना है 4, और टी स्क्वायर ये आ गया 8, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अब इस 4 सेकेंड को हम इधर यूज कर लेंगे। अब सोचो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का यूज लेना है, एक्स निकालना है और टाइम को भी इन्वॉल्व करना है, तो एक ही इक्वेशन बचता है एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। व्हाट इज यू एक्स, तो यू एक्स दिया हुआ है आपका 3, टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 4, ए वाई कितना है, सॉरी ए एक्स कितना है 6, और ये यहाँ से क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 12, ये हो गया प्लस 3 इंटू 16, तो 48 प्लस 12, 12 प्लस 48, ये आ गया 60। कौन सा आंसर, आंसर डी। कोई कॉन्सेप्ट, एक्स को अलग देखो वाई को अलग देखो, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक्स का कंपोनेंट वाई के अलोंग 0 होगा, वाई का कंपोनेंट एक्स के अलोंग 0 होगा। टाइम को ले सकते हैं, एक्स में टाइम निकाल के वाई में यूज कर सकते हैं, वाई में टाइम निकाल के एक्स में यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 आई कैप 50 जे कैप, वेयर आई जो है वो ईस्ट के अलोंग है, आई कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है, जे कैप भी डायरेक्शन को शो कर रहा है नॉर्थ के अलोंग। एक और शिप बी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब शिप बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कहां से दिया हुआ कोऑर्डिनेट, ए के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। शिप बी का डायरेक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी का 10 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या गया है, ए विल बी मिनिमम, ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन। अगर ए और बी एक प्लेन में चल रहा है तो कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ए और बी के बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी। अगर ए और बी एक प्लेन में चल रहा है तो कितने टाइम के बाद ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मतलब मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम ये है। सवाल तो समझ गए, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाया जाता है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा डायग्राम को देखें। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। हम मान लेते हैं शिप ए है ओरिजिन पे, किसी एक को तो मान सकते हैं। शिप ए पे क्या मान लिए हम, ओरिजिन मान लिए। शिप ए जा किधर रहा है,
तो शिप ए जा रहा है, सिंपली दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ शिप ए दिया हुआ है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। शिप बी कहां पे है, 80 किलोमीटर ईस्ट में है और 150 किलोमीटर वाई में है। शिप बी किसके रिस्पेक्ट में, शिप ए के रिस्पेक्ट में, मतलब शिप बी का पोजीशन दिया हुआ है शिप ए के रिस्पेक्ट में। ए को तो मान लिया ओरिजिन पे, तो बताओ बी किधर हो गया, बी कुछ यहाँ पे है, ये 80 और ये 150, ये बी का पोजीशन है। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स में 80 है और वाई में क्या है 150 है, और ये दिया हुआ है शिप बी का कोऑर्डिनेट। ए के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। उसके बाद शिप बी की वेलोसिटी किधर है, तो शिप बी की वेलोसिटी जो है वो है 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर। तो ईस्ट के लॉन्ग आई कैप माने हैं, तो वेस्ट के लॉन्ग माइनस आई कैप होगा, तो -10 आई कैप। अब देखिए पार्टिकल ए भी मूव कर रहा है, शिप ए भी मूव कर रहा है और शिप बी भी मूव कर रहा है, तो दोनों की बीच की मिनिमम दूरी निकालना टफ हो जाएगा अगर दोनों के मोशन को देखेंगे तो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। मानो पार्टिकल ए मूव किया, फ्रेम पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल बी भी मूव किया, फ्रेम पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों पार्टिकल की बीच की दूरी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो बोला मिनिमम दूरी, कितने टाइम के बाद दोनों की बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी, तो ये भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि दोनों की बीच की दूरी पूछ रही है, और टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो बात को ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम इन क्लासिकल मैकेनिक्स, है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब तुम खुद बताओ तुम्हें कौन सा सवाल आसान लगता है, एक पार्टिकल चले या दो पार्टिकल चले। एक पार्टिकल चले, अगर आपके सवाल में एक पार्टिकल चलेगा तो आपको आसान लगेगा। तो आप क्या करें, एनालाइज मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पे बैठ जाओ और बी को देखो। तो अगर तुम ऑब्जर्वर बन करके ए पे बैठ गए हो तो ए आ गया है रेस्ट में, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जिस फ्रेम पे हम बैठ जाते हैं वो फ्रेम रेस्ट में चला आता है हमारे रिस्पेक्ट में। धरती माता घूम रही है, हम धरती माता पे ही बैठे हैं, तो हमें धरती माता इसलिए रेस्ट में दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली धरती माता घूम रही है। हम धरती माता पे ही बैठे हैं तो हमें फील नहीं हो रहा। तो जिस फ्रेम पे बैठते हैं वो रेस्ट में आ जाता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम इस पे ए पे बैठ गए, बी को देख रहे हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सिंपल होगा वी बी माइनस वी ए, है कि नहीं। व्हाट इज वी बी, -10 आई कैप, व्हाट इज वी ए, -30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। तो क्या आ गया ये हो गया -40 आई कैप और -50 जे कैप। मतलब डायरेक्शन है एक्स कंपोनेंट इधर है और वाई कंपोनेंट इधर है, दोनों निगेटिव। लेकिन ये हम किसको देख रहे हैं, हम ये बी को देख रहे हैं ए पे बैठकर, हमें ये वेलोसिटी दिखाई देगी बी की अगर हम ए पे बैठकर देखें तो देखो यहाँ पे ये कुछ आ गया है, यहां से ये कुछ एक्स कंपोनेंट आ गया और ये कुछ वाई कंपोनेंट आ गया है कि नहीं। अब सोचो दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर होगा या इधर होगा, उसका तो यूज है नहीं, उसका कोई खास यूज है नहीं, लेकिन तब भी वो निकाल सकते हो। आप मान लो इधर ही होगा, आप वो निकाल सकते हो, इस एंगल को निकाल सकते हो और इस एंगल को निकाल सकते हो, दोनों को निकाल कर कंपेयर कर सकते हो।
तो सोचो अगर हम ए पे बैठकर बी को देखें तो हमें बी इधर चलता हुआ दिखाई देगा। ये किसका मोशन है? बी का, ए के रिस्पेक्ट में। अब सोचो कि पॉइंट ए और इस लाइन की मिनिमम दूरी क्या क्या होगी जब पॉइंट ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा है। ये है, यही है मिनिमम दूरी, यही है डी मिनिमम। अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो यही क्या है? डी मिनिमम। लेकिन आपसे डी मिनिमम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताओ यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा। जब दोनों के बीच की दूरी मिनिमम थी तो मिनिमम दूरी होने में कितना टाइम लगा। ये किसका डायरेक्शन है? बी का, ए के रिस्पेक्ट। तो सोचो इसके अलोंग भी ये तो पता है, भी ये तो पता है। अगर सोचो ये दूरी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा अगर ये दूरी आ जाए तो। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे? इसके लिए अपने को ये अल्फा निकालना होगा। अगर ये अल्फा आ जाए तो इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे। अब ये दूरी तो हमें पता है, ये दूरी डी क्या है। अगर हमको डी निकालना है तो सिंपली डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √80² प्लस 150 का स्क्वायर। काम खत्म। कंपोनेंट दिया हुआ है, अब इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे। इसका स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो भी ये चला आएगा। तो दिस बाई दिस कर देंगे। इसका कंपोनेंट लेंगे इसके अलोंग, इसका कंपोनेंट करने का मतलब हमारे पास टाइम क्या आएगा? टाइम आ जाएगा, ये अगर अल्फा आ जाता है तो डी कॉस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? वी बी ए। सर डी कॉस अल्फा कैसे आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। डी कॉस अल्फा कैसे आएगा मतलब इसका कंपोनेंट इधर निकालना है। तो अगर इसका कंपोनेंट इधर निकालना है तो तरीका है कंपोनेंट ऑफ ए बी या कंपोनेंट ऑफ बी ए अलोंग दिस लाइन, इसको सी मान लो। तो सोचो डी कॉस अल्फा क्या है? तो डी कॉस अल्फा है कंपोनेंट ऑफ क्या? बी ए, वेक्टर बी ए, ये वेक्टर का किसके अलोंग? अलोंग वेक्टर बी सी, अलोंग वेक्टर बी सी। क्लियर है? तो ये लिखेंगे हम क्या? सिंपली बी ए डॉट यूनिट वेक्टर, ये आपको वेक्टर में सिखाया गया होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी। अगर इस दोनों का डॉट ये कंपोनेंट ऑफ बी ए अलोंग बी सी का ये फॉर्मूला होता है, ये आता है डॉट प्रोडक्ट से। एक दो लाइन सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा? बी ए कितना है भाई? तो बी ए है -80 कैप -150 कैप। ए बी है 80 कैप प्लस 150 कैप, तो बी ए ये होगा ना जी। डॉट, अब यूनिट वेक्टर अलोंग बीसी, तो बीसी के अलोंग एक निकाल लो यूनिट वेक्टर। तो भाई बीसी के अलोंग कौन मूव कर रहा है? ये वेलोसिटी, इसी का निकाल लेते हो यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी बी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए। अरे क्लियर है क्या? तो सोचो क्या आ गया ये? सिंपली -80 कैप -150 कैप डॉट -40 कैप -50 कैप, और ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ 40² प्लस 50²। ये आपका हो गया, ये हो गया सिंपली 3200, और ये हो गया 7500 अंडर रूट दिस 40² प्लस 50²। ये आ गया डी कॉस अल्फा। अब सोचो टाइम कैसे आएगा? तो सिंपली टाइम इक्वल टू डी कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3200
प्लस 7500 बाई दिस, ये डी कॉस अल्फा हो गया, अपॉन VBA का मैग्नीट्यूड, ये अगर आ गया तो बाई दिस वेलोसिटी, तो यहां से यहां आने का टाइम आ गया, तो बाई क्या करोगे VBA का मैग्नीट्यूड, तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √40² प्लस 50², तो ये आ गया 3200 प्लस 7500 अपॉन 40² प्लस 50², सिंपल। तो क्या हो गया 3200 7500, इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंपली आपका आंसर चला है, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहले बढ़िया सवाल को जानकर टफ किया गया है, तो एडवांस लेवल का सवाल है ये, कि दो पार्टिकल के बीच की मिनिमम दूरी जब हो रहा था वो टाइम निकालना था। तो क्या है, दो पार्टिकल के बीच की दूरी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम पार्टिकल ए पे बैठकर पार्टिकल बी को देखें, तो हमको उसका वेलोसिटी ये दिखाई दिया जो इधर जा रहा था। तो अगर इसके और इसके बीच की मिनिमम दूरी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस लाइन पे। तो हमें डी मिनिमम तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम क्या लगा, तो ये दूरी निकालनी है। ये दूरी क्या होगा, इसका कंपोनेंट हम इसके अलाउ निकालनी है। ये वेक्टर पता था, ये यूनिट वेक्टर भी पता है हमको है, क्योंकि इधर वेलोसिटी पता है तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उससे आ गया डी कॉस अल्फा, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो सिंपली हमको टाइम आ गया, खत्म। है कि नहीं, बढ़िया सवाल। अब इसी का मेथड सेकंड देखे बच्चा और कैसे सोच सकता है, तो मेथड सेकंड देखे। सोचो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, हमें बोला है कि दोनों की बीच की मिनिमम दूरी, क्लियर है। तो देखना सबसे पहले कि मान लो ठीक है कहीं भी होगा, कहीं यहाँ पे होगा एक्स वाई, सपोज दैट इस टाइम दोनों के बीच की मिनिमम दूरी है, मानो ये है, कहीं पे आ गया होगा ना, मानो कि ये कहीं घूमते घूमते कहीं पहुंच गया होगा। बताओ ये अगर सपोज दैट कि मान के चलो कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, कोई भी चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ए विल बी मिनिमम एट मिनिमम, हाँ कि दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कब होगी, कितने टाइम की होगी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनिशियल। तो भाई बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है, तो ये है 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप, ये तो ओरिजिन पे ही है, बस सिंपली एक्स बी माइनस एक्स ए। वेलोसिटी ऑफ वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। बताओ क्या, वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है -10 आई कैप माइनस 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, तो क्या आ गया -30 आई -40 आई कैप -50 जे कैप। तो बताओ एस बी ए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए इंटू टाइम, ये क्या होगा एक्स बी ए फाइनल माइनस एक्स बी ए इनिशियल इक्वल टू वी बी ए इंटू टी। तो एक्स बी ए फाइनल क्या होगा, एक्स बी ए इनिशियल दैट इज 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस 40 टी आई कैप माइनस 50 टी जे कैप। हमने इसमें क्या किया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 80 माइनस 40 टी आई कैप प्लस 150 माइनस 50 टी
जे कैप। अब बताओ ये एक्स बी ए है क्या? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किसी टाइम टी पे। ये क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टी इक्वल टू 0 पे। अब तुम खुद सोचो, ए भी मूव किया, बी भी मूव किया, तो ए पे बैठकर हम बी को देखें तो कुछ फाइनल कोऑर्डिनेट ये आ गया कहीं यहाँ पे, यही है मिनिमम दूरी। हमको ये डायग्राम से मतलब भी नहीं है, हमको बस वेक्टर वेक्टर से मतलब। अगर एक्स बी ए का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, दो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस निकालना है, चीजें ज्वाइन करते हो। सर ये भी तो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल है। तो पूछेगा सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये सन और अर्थ। तो ये बोलते हो या ये बोलते हो? ये बोलते हो। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, वो एक्चुअल वर्ड है। डिस्टेंस का मतलब दोनों की बीच की दूरी, एक लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो जो डिस्टेंस आप बार बार बोलते हो ना, उसका एक्चुअल नाम डिस्टेंस ट्रेवल है। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लाइन से ज्वाइन करते हो, वो डिस्प्लेसमेंट है। जो आप डिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहे हो, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका एक्चुअल नाम, उसको डिस्टेंस ट्रेवल बोलना चाहिए। तो सिंपली क्या हो गया? अब सोचो, ये तो आ गया सर अपने अपने को पोजीशन आ गया। यहाँ पे एक्चुअली बोल देना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा। जो एक्स बोल रहे हैं वहां पे आर बोलना चाहिए, यहाँ आर बोलना चाहिए, यहाँ आर बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पे आर बोलना चाहिए, यहाँ पे आर बोलना चाहिए। तो अब क्या करो, आर बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही ए और बी के बीच का दूरी। ये क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो पोजीशन वेक्टर का लेंथ आ गया ना जी, वही तो डिस्टेंस है। तो क्या आ गया? अंडर रूट 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। अब लिखोगे डी आर बी ए बाई डी टी। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 0 कर दो, आ जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, है कि नहीं? हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपको चेन रूल में पढ़ाया गया होगा। इसको डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये निकालना है मिनिमम, इसका डिफरेंशिएशन 0, मैक्सिमम मिनिमम पुट कर दो अगले लाइन में आंसर, 2 से 3 लाइन में। ये है दूसरा तरीका, है कि नहीं? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस आर इक्वल टू 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। तो ये दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है 15t स्क्वायर, और वाई क्या दिया हुआ है? 4 माइनस 20t का होल स्क्वायर। तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। भाई पहले वी एक्स निकाल लो, तो कितना आ गया? वी एक्स आ गया 30t। फिर बताओ क्या निकालो यहाँ से? फिर ए एक्स निकाल लो, क्या आ गया? 30। सिमिलरली यहाँ से फिर क्या निकाल लो? पहले वी वाई निकाल लो, तो आ गया -40t। फिर ए वाई निकाल लो, तो क्या आ गया? -40। अब ए का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कितना आ गया? 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, तो आ गया 50। कौन सा आंसर? डी। खत्म। ये तो सिंपल सवाल। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू, v दिया हुआ है क्या? के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। वेयर के इज अ कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ, पाथ का इक्वेशन निकालना है। तो अगर पाथ का इक्वेशन निकालना है, किस पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब आपको निकालना है y एज अ फंक्शन ऑफ x।
आपको निकालना है y एज अ फंक्शन ऑफ x और पाथ का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकाले सर? तो सोचो vx दिया हुआ है ky और vy दिया हुआ है kx, यहीं से सॉल्व करना है। तो क्या करो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो और t को एलिमिनेट कर दो। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो और t को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x चला आएगा। यही तो इक्वेशन ऑफ पाथ है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं dx बाई dt इक्वल टू ky, dy बाई dt इक्वल टू kx। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड बाई फर्स्ट करो तो क्या आता है? तो आ गया dy बाई dt और dx बाई dt। तो dt से dt कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू x बाई y। तो आगे यहाँ पे y dy, यहाँ पे लेते हैं x dx। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 सम कांस्टेंट c2। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2c1 x स्क्वायर प्लस 2c2। इसको इधर लेके जाते हैं, एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c2 माइनस c1, इस एक नया कांस्टेंट बन गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। कौन सा ऑप्शन? ए। सिंपल है। क्या किए हम निकाले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब t को एलिमिनेट करना चाहे तो दोनों का रेशियो लिए, तो हमको t एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए, हमारे हाथ में आंसर है कि नहीं? हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? The position coordinate of a particle moving in a 3D coordinate system is x equal to a cos omega t। x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। भाई पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आता है। अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। तो भाई देखो निकालना है vx, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। निकालना है vy, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। निकालना है vz, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ गया, सिंपली ए ओमेगा। अब आपको निकालना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ पे आगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको करो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको करो तो आ गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें तो आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1। अब ये वाला चीज है क्या, ये वाला चीज है क्या, ये है 1। तो 1 प्लस 1 2। तो आ गया 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो √2 इंटू ए इंटू ओमेगा। कौन सा भाई, खत्म, सिंपल एकदम क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्या है, in the cube of side A shown in figure the vector from center of the ABOD, ये है ABOD, इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ फेस ABOD। दूसरा है सेंटर पॉइंट ऑफ BEFO,
ई एफ ओ, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए आपको एक लिखना है वेक्टर। क्लियर है? तो मान लो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकलना है जी एच, निकलना है जी एच। तो भाई क्या होगा, ये देखो ध्यान से, ये और ये वेक्टर, तो यू विल राइट कि ओजी प्लस जी एच इक्वल टू ओ एच। इस वेक्टर का टेल इसके हेड पे, इस दोनों का रिजल्टेंट ये। इट मीन्स जी एच इक्वल टू ओ एच माइनस ओ जी। ये तो आप पढ़े भी हो ना, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा जी एच। तो हेड ये है, क्या है, एच है हेड पे, तो एच माइनस जी। अब अपने को लिखना है ओ एच और ओ जी। ओ एच क्या होगा, देखो ये है वाई जेड प्लेन में, वो भी सेंटर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई टू जे कैप और a बाई टू के कैप, वाई जेड प्लेन में ये एच पॉइंट है। जी पॉइंट कहाँ पे है, एक्स जेड प्लेन में, तो माइनस a बाई टू, वो भी सेंटर पे है, तो a बाई टू, क्योंकि पूरी ये a है, ये a है, ये भी a है, a बाई टू आई कैप प्लस a बाई टू के कैप। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, माइनस में है यहाँ पे, तो आ गया a बाई टू कॉमन, जे कैप माइनस आई कैप। कौन सा सवाल, आंसर बी, सिंपल वेक्टर का सवाल, नथिंग एल्स। कब पूछा है, 2019 में। जेई मेंस के सवाल टफ नहीं होते, कभी कदार सवाल टफ चला आता है एक दो। अगर वो टफ आ रहा है, हो गया है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्किप कर दे या उसको सबसे लास्ट में करे। आपको लगा ये इसको करने में टाइम लगेगा, वो देख के लग जाता है इसको करने में टाइम लगेगा, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। आपको लगता है इसको सही सही कर दोगे, उसी टाइम कर लो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस, मतलब ये दिया हुआ है आर इनिशियल, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप एट टी इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल पोजिशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 5 आई कैप प्लस फोर जे कैप। It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration। constant force लगा तो constant acceleration आया, क्योंकि मास constant है। जो constant acceleration आया वो क्या है, 4i कैप प्लस 4j कैप, है कि नहीं। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सोचो, ये x है, ये y है, समय जीरो पे समय जीरो पे ये इनिशियल पोजीशन था, x2 y4, x2 और y4 यहाँ पे है। कुछ समय के बाद कहीं दूसरे जगह पे चला जाएगा, मानो कहीं यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पे आ गया, तो बोला इसकी दूरी क्या है, मानो कहीं यहाँ पे आ गया, तो पूछा इसकी दूरी क्या है ओरिजिन से। तो हम क्या करेंगे, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और फाइनल पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो निकाल लेंगे। सवाल में क्या है, सवाल में क्या है, हम फाइनल पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पूछा है, तो जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है ओरिजिन से आ रहा है, तो हम फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोई तो डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा है भाई, देख लो दिया हुआ है, कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद। सिंपली लिखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही में कर लेते हैं एक्स वाई को, बार बार क्या अलग अलग करना। तो सिंपली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एक्सीलरेशन कांस्टेंट। यहाँ पे दोनों वेक्टर को हम साथ में डील करेंगे, एक्स और वाई को साथ में देख रहे हैं, हो रहा अलग ही लग रहा, अलग ही हो रहा है, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर इनिशियल दिया हुआ है, इसको लास्ट में देखते हैं। तो यू दिया हुआ है क्या, 5i कैप प्लस 4j कैप, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, ए कितना दिया हुआ है 4i कैप प्लस 4j कैप, टाइम कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे आर फाइनल माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू क्या आ गया, यहां से देखो 5i कैप मतलब 10i कैप प्लस 8j कैप, यहां से कितना हो गया ये, इससे ये कैंसल, तो ये आ गया 8i कैप प्लस 8j कैप। अच्छा बताओ क्या यहाँ से आर फाइनल नहीं आ जाएगा, यहाँ कुछ x आएगा, यहाँ कुछ y आएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं कर लोगे, वही तो डिस्टेंस होगा। कितना सिंपल, ऐसा ऐसा सवाल आता है, कब पूछा है 2019 में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एक मशीन है जिसके पास 2 रॉड है, एक रॉड ये और एक रॉड ये, ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये भी लेंथ 1 मीटर, ये भी लेंथ 1 मीटर, कनेक्टेड बाय अ पाइवोट एट द टॉप। ये दोनों यहाँ पे कील ठोक दिया है, पाइवोटिंग करने का मतलब कील ठोक दिया गया यहाँ पे। अच्छा, द इन ऑफ वन रॉड इज कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय अ स्टेशनरी पाइवोट। एक जो एक रॉड है उसका एक इंड जो है, इसको यहाँ पे पाइवोटिंग करके इसको फिक्स कर दिया गया, कील ठोक दिए, इसको फिक्स कर दिए। और दूसरे इंड पे जो दूसरा रॉड का जो एक इंड है वो क्या है, वहां पे एक लगा दिए रोलर, दैट रोल्स, मतलब ये इधर इधर मूव कर सकता है। हाँ देखो लिखा है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। यहाँ पे क्या 2 kg का वेट है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लिखा हुआ है। इफ द रोलर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये मूव कर रहा है राइट की ओर, रोलर जो है ये मूव कर रहा है राइट की ओर, ये राइट। द वेट मूव्स अप विथ ऑप्शन 4 है 3/4 ऑफ दैट ऑफ रोलर व्हेन द वेट इज 0.4 मीटर अबव द ग्राउंड, या दूसरा है कांस्टेंट स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड। लॉजिकल सा बात है, ये फिक्स है कि इसको इधर ले जाओगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, तब इस पे कमेंट करना है। आइए बोला जो रोलर जो है वो राइट की ओर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्या यूज करेंगे देखना ध्यान से, हमको तो पता चल गया क्या यूज करने वाले हैं। सिंपली आप देखो कि क्या ये दोनों, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, रॉड का जो दोनों इंड पॉइंट है, क्या दोनों की बीच की दूरी चेंज कर रही है क्या, नहीं, ये रॉड रिजिड है, इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर लेंथ चेंज नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी है इधर कुछ u मान लेते हैं, और इस पॉइंट का वेलोसिटी है ऊपर की ओर दिया हुआ कुछ v मान लेते हैं। तो दोनों का कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे, किसके अलोंग लेंगे, इसके अलोंग लेंगे, दोनों का कंपोनेंट। तो सोचो कि अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, तो इस ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर आ गया v cos थीटा, और ये आ गया u cos 90 माइनस थीटा, तो आ गया u sin थीटा। तो अगर इस दोनों की बीच की दूरी, अगर इस दोनों की बीच की दूरी अगर कांस्टेंट है तो ये कंपोनेंट बराबर ये कंपोनेंट होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। यू विल राइट u sin थीटा इक्वल टू v cos थीटा, इट मींस यू कैन राइट v इक्वल टू u sin थीटा बाई cos थीटा, तो u tan थीटा। अब सोचो कि जैसे जैसे ये इधर आएगा तो ये एंगल तो घटेगा, ये इधर आ रहा है तो लॉजिक ये इधर आ गया, तो सोचो पहले अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे है,
कभी यहाँ पे आया, कभी यहाँ पे आया, तो ये एंगल घट रहा है ना जी। तो ये एंगल घटेगा तो tan थीटा घटेगा। लेकिन u है कांस्टेंट, u किसका स्पीड है, ये इसका स्पीड है, दिया हुआ है कांस्टेंट। u है कांस्टेंट, लेकिन ये इधर आएगा तो थीटा घटेगा, तो tan थीटा भी घटेगा। तो tan थीटा घटा तो v भी घटा। कौन सा ऑप्शन, डिक्रीजिंग स्पीड। ऊपर जा रहा है, स्पीड घट रहा है कि नहीं। समझ में आया, एकदम अलग मस्त सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल। हमने इसमें कंस्ट्रेंट का यूज किया। किस कंस्ट्रेंट का यूज किया, लिमिटेशन। हमने कंस्ट्रेंट यूज किया, एक लिमिटेशन यूज किया कि भाई साहब इस दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। अगर इस दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी तो इस पॉइंट का कंपोनेंट, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लिए स्केल ऑफ, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लिए स्केल ऑफ, और दोनों को बराबर करती है, तभी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं करती है। दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और वेलोसिटी का कंपोनेंट लो उस लाइन के अलोंग और दोनों को बराबर कर दो। तो रिलेटिव सेपरेशन और रिलेटिव अप्रोच क्या हो गया, जीरो हो गया, है कि नहीं। तो लेंथ क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, a particle has an initial velocity of 3i cap plus 4j cap and an acceleration of 4i cap plus 3j cap। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है भाई 3i cap plus 4j cap, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.4i cap 0.3j cap, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। बच्चा क्या करता है, कभी कभी क्या बच्चा कर लेता है कि u का निकाल लेता है मैग्नीट्यूड और v का निकाल लेता है मैग्नीट्यूड और बोलता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर लगा लेता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, ए का मैग्नीट्यूड तो सॉरी यहाँ पे यू और ए है, सॉरी यहाँ ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, टाइम दिया हुआ, निकाल लेता है आंसर। लेकिन ये होगा गलत, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है ही नहीं। ये कब लगाते हो, जब चलता है स्ट्रेट लाइन में, मतलब वेलोसिटी एक्सीलरेशन या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। लेकिन देखो ये दोनों, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 0.3 है, सॉरी 0.4, ये 3, ये 0.4, ये 4, ये 0.3। ये ना एंटी पैरेलल है ना पैरेलल। डॉट या क्रॉस लेके देख लो। तो भाई इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, एक्स को अलग वाई को अलग, दोनों कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल आ गया कुछ, अब कैसे फंस गए तुम। तो कई कई बच्चा ऐसा कर लेता है, वो गलत। तो आप इसको विक्टोरियली सॉल्व करें, सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए। यू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, ए कितना है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, टाइम दिया हुआ है 10, तो कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, तो हो गया ये 7i कैप और ये 7j कैप। तो बताओ वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हो गया 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो क्या आ गया 7 √2। हाँ अगर दोनों पैरेलल होता तो आप सीधा यूज कर लेते, u का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लेते, बस चेक कर लेते क्या u और a पैरेलल है या एंटी पैरेलल। पैरेलल होता थे यहाँ प्लस, एंटी पैरेलल होता थे यहाँ माइनस, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल आया तो हम वेक्टर मेथड से सॉल्व किए, मतलब x को अलग देखे और y को अलग देखे, दोनों कर रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पे, लेकिन तब पर भी अलग अलग देख रहे हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवार्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट को मान लेते हैं आई कैप और नॉर्थ को मान लेते हैं जे कैप। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 5 आई कैप, एक मान लेते हैं इन 10 सेकेंड, ये मान लो v इनिशियल है,
इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवार्ड। 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी चेंज कर जाता है किसके तरफ, नॉर्थवार्ड। द एवरेज एक्सीलरेशन, तो भाई एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। व्हाट इज v फाइनल, 5j कैप। व्हाट इज v इनिशियल, 5i कैप। टाइम क्या है भाई, 10 सेकेंड। तो क्या आ गया, a एवरेज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप, सॉरी 1/2 ना, सॉरी 1/2 आई कैप, और माइनस 1/2 आई कैप और प्लस 1/2 जे कैप। अब सोचो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो हो गया 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2, तो 1/√2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। किसी को लगा 0, पहला भी टिक मार देगा। अरे भाई ये दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं है, ये दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं है, एक ईस्ट की ओर है, कहाँ दिया हुआ है, एक नॉर्थ की ओर है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर अलग अलग ना, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर थोड़ी सेम है, दोनों वेक्टर सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो 0 तो नहीं होगा। क्लियर है, तो हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखनी है। अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो देखो कौन सा है, एक्स कंपोनेंट निगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बी ऑप्शन। क्लियर है, ये और ये बताया किधर डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट, दोनों कंपोनेंट सेम है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाएगा। जो एंगल का है एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा। क्लियर है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई, एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, AT3, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई AT3, वाई कोऑर्डिनेट हो गया BT3। स्पीड निकालना है तो Vx निकाल लो, 3AT²। ये निकालना है Vy निकालना है तो 3β, ये सॉरी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा अल्फा 3βT²। अब कुछ है ही नहीं, v का कितना सिंपल सवाल, Vx² प्लस Vy²। तो आप क्या कर ले, 3t दोनों में है, 3t² तो 3t² बाहर आ गया, अल्फा² प्लस β²। कौन सा भाई, दोनों वेलोसिटी निकालनी है, फिर स्क्वायर का अंडर रूट कर दिए, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर था, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग है। अब हम लोग आते हैं स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाले वही स्पीड होता है। क्वेश्चन नंबर 60, a balloon is moving up in air vertically above a point A। आज क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लेते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है प्रोजेक्टाइल का। अभी तक हम लोग मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं, अभी तक हम लोग मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है, और सही सर्कुलर मोशन मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है। इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन में बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं,
लेकिन दो कॉमन वेराइटीज है जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन का दो कॉमन एग्जांपल। तो मोशन इन अ प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स हम सर्कुलर मोशन में ही बताएंगे। किताब में क्या होता है वो काइनेमेटिक्स में ही दिया होता है प्रोजेक्टाइल के बाद, लेकिन हम सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, वो भी मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है, उसको हम सर्कुलर मोशन के साथ ही बताएंगे। पहले सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, फिर सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। तो मोशन इन अ प्लेन में जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था वो कर लिए, और इसके बाद सवाल स्टार्ट होगा मोशन इन अ प्लेन का, उसका भी 10-12 सवाल है जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इसके पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। A balloon is moving up in air vertically above point A on the ground. एक बलून है, एयर में जा रहा है ए पॉइंट के ऊपर ऑन द ग्राउंड। When it is at height h1, a girl standing at distance d मतलब point B, sees it at angle of 45 degree with respect to vertical। देखो बाबू, वाई के अलोंग एक बलून जा रहा है उड़ते हुए, क्लियर है, वाई के अलोंग। अब एक गर्ल है, वो क्या देखती है कि जब बलून h1 हाइट पे है, तो जब h1 हाइट पे है तो इसको देखती है तो ये लाइन बनता है। h1 हाइट पे जब देखती है तो ये लाइन बनता है, और ये लाइन वर्टिकल से बना रहा है 45 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद व्हेन द बलून क्लाइम्स अप फर्दर h2, जब ये h2 पे चला जाता है, it is seen at 60 degree with respect to vertical if the girl moves further by a distance this। बलून यहां से यहां गया, गर्ल यहां से यहां गई, फिर वो क्या की, इस लाइन को मिलाई, जहां पे बलून था और जहां पे वो थी, दोनों को मिलाई, तो ये जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, देन द हाइट h2 इज गिवन, हाइट h2 क्या होगा। अब हाइट h2 निकालना है तो सिंपल देखो, ये 45 तो ये भी 45। तो भाई यहाँ पे देख ले, ये h1 है और ये 45 है और ये d है, तो tan 45 इक्वल टू h1 बाई डी, और tan 45 1 होता है तो h1 इक्वल टू d, है कि नहीं। अब देखो किस ट्रायंगल में, अब ये और ये दूरी दिया हुआ है, तो हम ये दूरी निकाल लेंगे, अब फिर ये दूरी में से ये दूरी माइनस कर लेंगे तो हमारे पास h2 चला आएगा। तो ये और ये, तो क्या है भाई, इसको हम देखें तो बताओ, ये एंगल 60 था तो ये एंगल 30 है। अब ये d है और ये 2.464d, तो ये हो गया, दोनों का जोड़ हो गया कि 3.464d, और ये आ गया h1 प्लस h2। You can write tan 60 equal to, sorry, tan 30 equal to h1 plus h2 by 3.464d। तो h1 plus h2 इक्वल टू क्या हो गया, 3.464d 1/√3। यहाँ से h1 प्लस h2 चला आ गया, फिर h1 से माइनस कर देना तो h2 चला आया। मतलब ये वैल्यू में सिंपली हम क्या माइनस कर देंगे, हम h1 माइनस कर देंगे, तो खत्म हो गया ना जी। कितना सिंपल है, सॉल्व कर लेना, कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है कि नहीं। जेई मेंस का एग्जाम एक्सटेंड हो चुका है, एग्जाम के पहले हम लोग हर एक चैप्टर डिस्कस कर चुके होंगे।
तो अगर आपको जूम पे लाइव क्लास पढ़ना है तो हम लोग का जूम आईडी है 7035487075 और पासवर्ड है वीडी गुरुकुल। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे।